हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पर। हमने पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम इससे आगे वाला प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो कलम कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9 और इसका एलसीएम पूछ रहा है 306 और 657 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657, इसका एचसीएफ दिया गया कितना 9 और कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए 306 तथा 657 का। ठीक है, देखिए हम जब प्रश्नावली 1.2 का पिछले वाला क्वेश्चन जो बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 जब बता रहे थे तब उसमें बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला था जो हम बताए थे कि ये आगे जाके इस्तेमाल होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला था, क्या था, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो सिंपल कुछ नहीं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। आगे बस सॉल्व करते हैं। देखिए इस फॉर्मूला क्या कहता है, कह रहा है एलसीएम ज्ञात, एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम जितना उतना लिखिए, एलसीएम क्या हमारा पता नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम ही कर लीजिए, गुने एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा 9 दिया गया है। ठीक है, बराबर कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, 306 657, या इसी को बोला लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा, जहाँ पे 3 संख्या रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा दिए गए संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इस तरह से लिखिए। चलिए तो क्या हो जाएगा, 306 गुने 657, सही है। चलिए अब एलसीएम बराबर क्या होगा, बराबर इधर 9 गुना में है तो बराबर की जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या वो भागा में आएगा। देखिए एक सरलीकरण का मतलब सिंप्लीफिकेशन का एक फंडा है, सिंपल फंडा है जो नॉर्मली कितना कंफ्यूज कर जाते हैं, खास के जो बिहार में पढ़ते हैं उनका थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्या होता है, जो प्लस में होते हैं वो बराबर के दूसरी ओर जाने पे क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है, माइनस में होता है। ठीक, और जो इधर माइनस में होता है यदि बराबर को हम दूसरी ओर ले जाएं उसको माइनस को तो क्या आ जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। और यदि इस साइड प्लस में रहेगा बराबर के, सॉरी प्लस का हो ही गया, इस साइड गुना में रहेगा और बराबर के हम जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। और जब इधर भागा में रहेगा और बराबर के हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में। ये क्या है, सरलीकरण का एक बेसिक सा फंडा है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इसका बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसी का इस्तेमाल कीजिए। हाँ 9 क्या है, एलसीएम के साथ गुना में, हमको बराबर के दूसरी ओर भेजना है तो क्या होगा, वो भागा में चल जाएगा, भागा मतलब बटा में। चलिए भेजते हैं, 306 गुने 657 भागा क्या आ जाएगा 9। अब देखिए काट लीजिए, कटता है तो, हाँ कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम 34 गुने 657, सही है। चलिए अब इसे गुना कर लीजिए, 657 34 7 28 5 20 2 22 7 24 26 7 21 5 15 17 7 18 और 19 8 3 3
13 11 12 और 2 कितना आया 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या होगा LCM। ठीक है, मतलब आंसर। ये तो रफ वर्क था, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप उतार लिए होंगे और हम जो समझाए हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना सिंपल से हम जितना हमसे हो सकता है सिंपल से हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अपने किताब में देखिए और पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त, संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जांच करने का रहा है 6 पे पावर n क्या है, ये अंक 0 पे समाप्त होगा, अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा या नहीं, ये हमको चेक करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई संख्या 0 पे समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होगा। कम से कम इतना होना चाहिए, 2 पे, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए, तभी क्या होगा वो संख्या 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा वो 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या पर यदि पावर लेते हैं तो मान लीजिए कि m पे पावर क्या है n है। ठीक है, तब क्या होना चाहिए हमको, इस संख्या का आधार जो है उसका अभाज्य गुणनखंड मतलब m का, यदि संख्या क्या है, यदि हम संख्या मान लिए ये है। ठीक है, तो आधार का मतलब आधार का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, m का गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, 2 पर पावर a यहाँ मान लीजिए इंटू 5 पर पावर b मान लीजिए। ठीक है, इस रूप का होना आवश्यक है। m का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होगा तभी क्या होगा, ये m पे पावर n क्या होगा, अंक 0 पे समाप्त होगा। यदि इसका m का अभाज्य गुणनखंड इस क्वेश्चन में m पे पावर n में यदि m का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं रहेगा तो वो संख्या कभी भी अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 5 कितना लेते हैं, 2 पे पावर या 10 पे पावर 2 का, इसी का देख लीजिए एग्जांपल। इसमें देखिए साफ पता चल रहा है कि इसमें 2 इंटू 5 तो आएगा, आधार में नहीं आ रहा है, इसका आधार का है 10 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1 इतना तो आएगा ही, और इस रूप में है तो मतलब ये तो 0 पे समाप्त होगा ही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, जो समाप्त नहीं होगा वो ले लीजिए 3 पे पावर 3। ठीक है, इसका आधार क्या है, हमारा 3 है, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सॉरी 3 3 27 जाएगा नहीं, 3 का अभाज्य गुणनखंड की जगह 3 गुने 1 आएगा। क्या ये इस रूप में है, नहीं है, तो क्या होगा, ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, अंक 0 समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, ये नहीं होगा और ये होगा क्या, अंक 0 पे समाप्त। तो यहाँ पे ये भी चलिए लिख लीजिए अच्छा से, ये अंक 0 पर समाप्त होगा और इसके बारे में लिख लीजिए कि ये अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए
ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को तब तक उतारिए, तब तक हम इसको रिफिल कर लेते हैं। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप उतार लिए होंगे। हमारा स्केच भी रिफिल हो गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से ही। चलिए हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है कि यदि कोई संख्या अंक जीरो पे समाप्त होना चाहता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप का होना चाहिए, तभी वो जीरो पे समाप्त होगा। नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं 6 का, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। क्या ये 2 पे पावर a इंटू b पे पावर 5 पे पावर b क्या इस रूप में है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जीरो पे समाप्त नहीं होगा। तो इसको बाकायदा लिखेंगे पूरी नियम से, ठीक है, कि 6 पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा। इसका कारण नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंक जीरो पर समाप्त होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में 2 पावर a इंटू 5 पावर b, इस रूप के 2 पावर a गुने 5 पावर b के रूप का होना आवश्यक है, मतलब जरूरी है, आवश्यक है। परंतु 6 पावर n में 6 का अभाज्य गुणनखंड 2, 3 के रूप का है। चलिए इसका कारण सहित क्या है, कारण सहित इसका आंसर दे दिए हैं। चलिए क्या, इसको उतार लीजिए आप, ठीक है। वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अपनी अपनी किताब में पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है, ये क्या है, व्याख्या करने का रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 तथा क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5
ये दो संख्याएं हैं, हमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या है, इसका मतलब पहले पता होना चाहिए। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये हम सारी संख्याओं क्या है इसको एक्सप्लेन किए हैं इस चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के चैप्टर यानी लेक्चर नंबर 1 में, वीडियो नंबर 1 में हम सारे कॉन्सेप्ट को बताए हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सह-अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याओं को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रहा है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में, तो आप हमारे पिछले एक वीडियो को जाकर के जरूर देखिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ में शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं। भाज्य और अभाज्य में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 तो हो जाता है, 11, 13 और 17 ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक तथा खुद के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे कि 13 को देख लीजिए, 13 किससे विभाजित होगा, 1 से होगा और 13 खुद से होगा, इसके अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 7 को देख लीजिए, 1 से विभाजित होगा और 7 से होगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका हो गया। अब थोड़ा भाज्य संख्या के भी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा खुद के साथ साथ और भी दूसरी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जैसे कि 4, 8, 12, 16 इन सारे, ठीक है। चलिए बीच में 9 को भी ले लीजिए, 16, ठीक है। ये वैसी संख्याएं हैं जो एक तथा खुद से तो कटती है, इसके अलावा और भी कई संख्याओं से कटती है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इसी को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 8 को देख लीजिए, 8 एक तो 8 एक तथा 8 से तो कटेगा, पूर्णतः विभाजित होगा फिर से, इसके अलावे ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और इसके अलावे ये 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। देख लिए, एक और खुद के से तो हुआ ही, उसके अलावा भी और 2 संख्या से हुआ। जैसे 9 को देख लीजिए, 1 तथा 9 से तो होगा ही ये 3 से भी देखिए विभाजित है, 1 तथा 9 से तो होगा ही विभाजित, लेकिन और 3 से विभाजित है। ऐसे सारे चेक कीजिएगा तो 1 तथा खुद से विभाजित तो होगा ही, इसके अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित होगा, वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनमें से डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए अब भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो भाज्य संख्या कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको ये साबित करना पड़ेगा कि ये दोनों संख्याएं एक तथा खुद के अलावा भी दूसरी संख्याओं से ये विभाजित पूर्णतः होती है, तो हम समझ जाएं कि ये भाज्य संख्या है। चलिए करते हैं। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन कुछ ले सकते हैं हम, किसी कॉमन हमको मिल जाएगा, समझ जाएगा हाँ कोई और संख्या से विभाजित होगा, क्योंकि पूरा सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा वो खुद से विभाजित होगा ही, और एक से सभ्य संख्या विभाजित होता है तो आप जानते ही होंगे। तो कोई कॉमन आ गया तो मतलब तीसरा संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ सही। चलिए 13 कॉमन लीजिए, इसमें 7 गुने 11 गुने 1 होगा, तो उसका तो लिखिए चाहिए, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। चलिए तथा दूसरे संख्या में देखिए कुछ कॉमन है, हाँ चलिए 5 को कॉमन लेते हैं, क्या बचा, 7 गुने 6 गुने 1 गुने, क्योंकि 5 तो कॉमन ले लेते, 1 ही बचा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। देखिए इन दोनों संख्याओं में इसमें 13 है और इसमें 5 है, इसका मतलब इसको जो हम सोल्व करेंगे तो 13 से तो फिक्स है कि बड़ा संख्या ही आएगा, वो तो खुद से विभाजित होगा ही और ये 1 से विभाजित होगा ही, उसके अलावा भी क्या है देखिए 13 से विभाजित है, वही तरह दूसरी संख्या देखिए, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये 5 से तो बड़ा संख्या ही आएगा, वो जो संख्या आएगा वो खुद से तो विभाजित एक बार में होगा ही और 1 से भी होगा ही, तो जानते ही होंगे।
और देखिए इसके अलावा भी बीच में देखिए 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका हम कारण सहित इसका आंसर लिखेंगे। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसका कारण देना है, क्योंकि दोनों संख्या एक तथा खुद के साथ साथ और भी दूसरी संख्या क्रमशः, ये वाला किससे विभाजित होता है, 13 से, तथा दूसरे वाला 5 से, के साथ साथ और भी दूसरी संख्या क्रमशः इतना इतना से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर रहा। वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अपने अपने किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिंपल, इसका तो कॉमन फैक्टर निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा दोनों का सेम का आ जाएगा, कॉमन वाला पार्ट एक तरह मिलेंगे। मतलब क्या करा, यही कारण है कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। ठीक है, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। रवि का मिनट कितना मिनट में लेता है एक चक्कर, रवि लेता है 12 मिनट में एक चक्कर, और सोनिया कितना 18 मिनट लेती है एक चक्कर में, एक चक्कर लगाने में, मिनट। तो कह रहा है दोनों एक स्थान पे कब मिलेगी वो, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम ऑफ कितना, 12 तथा 18 क्या हो जाएगा हमारा, निकाल लीजिए। अच्छा 36 होगा, साफ पता चल रहा है। 2 6 9 3 2 और 3 3 दूनी 6 6 6 6 36 मिनट। मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों क्या होंगे, पुनः दोबारा आपस में मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।